हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सो एज यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, अगर या आप कह सकते हो मोड। तो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉन प्रिमिटिव, सेकंड वन इज प्रिमिटिव मोड। एंड देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव? तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप कोई प्रोसेस क्रिएट करते हो, या यू कैन से जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हो किसी भी लैंग्वेज में, इधर इन सी प्लस प्लस और पाइथन, तो आप उस प्रोग्राम को लिखने के बाद सेव कर देते हो। कहां सेव करते हो? सेकेंडरी मेमोरी में। सो जब आप प्रोग्राम को सेव कर देते हो दैट इज कॉल्ड न्यू स्टेट। यहां पर हम स्टेट का भी लॉजिक समझते जाएंगे जो ऑलरेडी आप पढ़ भी चुके हो। उसके बाद जब आपका प्रोग्राम सेव हो गया तो वो प्रोग्राम जाता है रेडी स्टेट में, जिसको आप रेडी क्यू भी बोलते हो। इट मीन्स कि आपका जो प्रोग्राम है अब वो न्यू स्टेट से चला गया मेन मेमोरी में। और मेन मेमोरी क्या होता है आपका? दैट इज कॉल्ड रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एज यू नो कि प्रोसेसिंग यही मेमोरी करती है और इट इज वेरी फास्ट। और उसके बाद आपका जो सीपीयू, दैट इज कॉल्ड योर प्रोसेसर, दैट पिक द जॉब फ्रॉम द रेडी क्यू और उसको भेज देता है कहां पर? रनिंग के लिए, मींस एग्जीक्यूशन के लिए। सो अब इस जॉब को जो न्यू से पिक हुई है, इन जॉब्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो हम मेथड यूज कर रहे हैं दैट आर कॉल्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, की किस जॉब को, किस प्रोग्राम को प्रायोरिटी पहले देनी है, किसको बाद में देनी है। तो उसके लिए दो मोड हैं। तो आज हम जिस मोड की बात करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव मोड। सो इसमें जो सबसे पहले हम आज बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का जो लॉजिक आया है, आप जब कोई शॉपिंग मॉल कहीं जाते हो, शॉपिंग करते हो किसी स्टोर में, डिपार्टमेंटल स्टोर में, सो वहां पर जब आप सामान खरीद लेते हो, अपना शॉपिंग कार्ट फुल कर लेते हो, बिलिंग काउंटर पे जाते हो, तो वहां पर क्या होता है? जो पहले क्यू में लगा हुआ होता है पहले वो बिलिंग कराता है, वो आउट हो जाता है, देन नेक्स्ट वन, और जो सबसे लास्ट में आ रहा है फिर वो लास्ट में। तो यहाँ पर जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मींस द क्राइटेरिया इज अराइवल टाइम। जो मैंने यहाँ पर ET लिखा हुआ है, 80, दैट इज कॉल्ड अराइवल टाइम। दिस इज कॉल्ड BT, बर्स्ट टाइम। की मींस कि अगर कोई प्रोसेस जब रेडी क्यू में आ जा रही है तो रेडी क्यू में आने के बाद वो बता रही है कि भाई मुझे एग्जीक्यूशन के लिए इतना टाइम चाहिए। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन जब आता है तो वहां पर कभी भी ये नहीं लिखा हुआ होगा कि इतना मिनट, इतने आवर्स, ठीक है, या इतने सेकंड। वो आपको कंसीडर कर लेना, अपने माइंड में एक अज्यूम कर लीजिए कि जस्ट लाइक यूनिट, आप कुछ भी समझ लो कि भाई 8 यूनिट का टाइम इस प्रोसेस के लिए चाहिए। तो ये बर्स्ट टाइम जो बेसिकली है दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है। सो अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा उसकी बात करते हैं। अगर फर्स्ट कम फर्स्ट से बेस्ड आ रहा है तो ये आपसे दो चीजें कैलकुलेट कराएगा। First one is TAT, that is called turnaround time, and the second one is WT, waiting time, average waiting time और average turnaround time। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि सर ये कंप्लीशन टाइम TAT क्या है, WT क्या है? तो टर्न अराउंड टाइम दैट इज, जिसका अब्रिविएशन है TAT, प्रोसेस का रेडी क्यू में आने से लेके उसके कंप्लीशन तक का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड TAT। और वेटिंग टाइम WT, दैट इज कि अगर रेडी क्यू में कोई प्रोसेस कितनी देर तक वेट कर रही है वो उसका कहलाता है वेटिंग टाइम। और किस टाइम पर कंप्लीट हुई दैट इज कॉल्ड CT, कंप्लीशन टाइम। सो अब मेरे पास यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, वी हैव 4 प्रोसेस P1 P2 P3 P4, और इनका अराइवल टाइम दिया गया है, और यहां पर इनका बर्स्ट टाइम जिसको आप एग्जीक्यूशन टाइम भी कहते हो ये भी गिवन है। सो अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको इसका एक गैंट चार्ट बनाना होगा। बना लेते हैं हम गैंट चार्ट। सबसे पहले आप ये देखो कि सबसे पहले प्रोसेस कौन सी आई है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर सबसे पहले अराइवल टाइम, क्योंकि क्राइटेरिया है अराइवल टाइम, तो सबसे पहले प्रोसेस 0 यूनिट पे आई, और वो प्रोसेस कौन सी आई? दैट इज P1। अब यहां पर ये चेक करना है कि P1 का बर्स्ट टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम कितना है? 8 यूनिट। ठीक है, हमने लिख दिया। नाउ अब चेक करो, अब यहां पर ध्यान देने वाली जो चीज है वो ये आपको देखना है
कि 0 से 8 यूनिट के अंदर क्या कोई और प्रोसेस भी रेडी क्यू में आई है? ये चीज बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अगर ये चीज आपने गलत कर दी तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, आंसर कभी टैली होगा ही नहीं। तो यहां पर अब ये देखो कि 0 से 8 यूनिट के अंदर प्रोसेस 2 भी आ चुकी है, प्रोसेस 1 भी आ चुकी है, 2 भी आ चुकी है और हमारा 3 भी आ चुका है। अब किसको हम पहले लें? तो हम जो एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं वो कौन सी यूज कर रहे हैं? FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई प्रोसेस आती है रेडी क्यू में तो उसका प्रोसेस आईडी जनरेट होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो हमने प्रोसेस को डिनोट किया हुआ है P1, P2, P3, P4, आप इनको PID भी कह सकते हो, प्रोसेस आईडी भी आप कह सकते हो। तो सबसे पहले देखो प्रोसेस 2 कितने यूनिट टाइम पे आई? 1 पे, मींस 0 के बाद जो प्रोसेस आई है दैट इज P2, ठीक है, लिख दिया हमने। इसका बस टाइम कितना है? 4। तो आप कैसे करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे? तो जो इसका बस टाइम है, एग्जीक्यूशन टाइम है, इसको प्लस कर दो प्रीवियस वाली प्रोसेस में। तो इसका बस टाइम कितना था? टोटल हो गया 8। तो 8 + 4 12। और हमारी ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो गई, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव में जब एक प्रोसेस रनिंग क्यू में चली जाएगी तो वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगी तब तक कोई दूसरी प्रोसेस आएगी नहीं। और आपको पता होना चाहिए कि आजकल जो हम सिस्टम यूज करते हैं वो यूनी प्रोसेसर होते हैं, सिंगल प्रोसेसर होते हैं, तो एक बार में एक ही जॉब एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद ये प्रोसेस 12 यूनिट तक चली। अब आप देखो क्या 8 से 12 के बीच में कोई और है? सो इट मीन सारी यहां पर जो है वो फर्स्ट सेकंड 3 यूनिट तक सारी प्रोसेस आ चुकी हैं, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे P3 को पिक कर लेना है। ये हमने पिक कर ली। इसका बर्स्ट टाइम कितना है? 9। तो 12 + 9 21। ये भी रनिंग क्यू से बाहर हो गई, एग्जीक्यूट हो गई। और लास्ट में सिर्फ एक प्रोसेस आपकी बचती है, तो सोचना कुछ है नहीं। इसका बर्स्ट टाइम कितना है? दैट इज 5। तो 21 + 5 26 एंड दैट इज P4। हमारा गैंट चार्ट बन चुका है। अब क्या करना है आपको? अब हमें निकालना है ना कंप्लीशन टाइम, CT। सो सीटी में क्या करना है आपको? इस गैन चार्ट से पता लग जाएगा कौन सा प्रोसेस किस टाइम पे खत्म हुआ। तो सबसे पहले P1 कब खत्म हुआ है? 8 यूनिट ऑफ टाइम पे, ठीक है। P2 हमारा कब खत्म हुआ? 12 यूनिट ऑफ टाइम पे, ओके। P3 21 और P4 26, ओके। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? टर्न अराउंड टाइम, दैट इज TAT, ठीक है। सो अब मैं यहां पर लिख देता हूं TAT का जो फॉर्मूला होता है CT माइनस AT। कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम माइनस कर दीजिए, आपका TAT निकल आएगा। तो हम यहां देखते हैं CT माइनस AC, 8 - 0 8, 12 - 1 11, 20 - 2 19, 26 - 3 23, TAT आ गया। अब हम बात करते हैं WT की। वेटिंग टाइम के लिए फॉर्मूला होता है कि जो आपका टर्न अराउंड टाइम है उसमें से आप बस टाइम माइनस कर दीजिए, आपका WT निकल आएगा, ठीक है। TAT कैलकुलेट हो चुका है। 8 - 8 0, 11 - 4 7, 19 - 9 10, 20 - 23 - 5 18। और क्वेश्चन में क्या करवा रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैलकुलेट एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज का फॉर्मूला आप जानते ही हो, टोटल प्रोसेसेस का, जो अगर आप टॉक अबाउट TAT, जितनी भी प्रोसेस का TAT है उनको प्लस कर दीजिए और नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। सो अगर हमें निकालना है एवरेज TAT, सो 8 + 11 + 19 + 23 डिवाइडेड बाई 4। और ऐसे ही अगर हमें एवरेज वेटिंग टाइम निकालना हो तो आप क्या करोगे? प्लस कर दीजिए 0 + 7 + 10 + 18 डिवाइडेड बाई 4। और उसके बाद इनको आप प्लस करके जो भी आएगा आंसर, लाइक जैसे हमने किया 10 + 28 35 35/4, और इसको आप डिवाइड कर लीजिए 8.7 आएगा।
सो हम एवरेज टर्नआउट टाइम को भी काउंट कर लेते हैं, और ये हमारा हो गया 61.4, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 1 4 20, और 4 2 8, और 4 5 20, तो 15.25 दिस इज द एवरेज टर्नअराउंड टाइम, एंड 8.7 दिस इज द एवरेज वेटिंग टाइम। तो इस तरीके से आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई प्रॉब्लम के साथ। टिल देन बाय बाय।